अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती बताया था क्या है, जो हिजगा मरे वो अनुक्रमानुपाती और जो टेटरहा हो वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखो यहाँ पर r अनुक्रमानुपाती है l के, मतलब l का मान बढ़ता है तो r का मान भी बढ़ेगा, मतलब किसी चालक की लंबाई बढ़ी तो r का मान बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती है मतलब हिजगा मर रहा है, लंबाई बढ़ा तो प्रतिरोध कहेगा मैं भी बढ़ूंगा। अब यहाँ पर r व्युत्क्रमानुपाती है 1/a के, मतलब a बढ़ेगा तो r कम होगा। टेटरहा, टेटरहा मतलब तय बढ़ा था तब बढ़ मैं कम हो जा। तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग देखेंगे ओम का नियम और प्रतिरोध, बस दो ही चीज़, ज़्यादा नहीं देखेंगे। दो चीज़ को हम लोग क्लियर करेंगे, ओम का नियम और ओम के नियम की व्युत्पत्ति या निगमन, और उसके बाद प्रतिरोध के बारे में, उसके बाद वो चालकता वो सब हम लोग आगे देखेंगे, है ना। चलिए आज हम लोग देखेंगे ओम का नियम। हेडिंग डालो ओम का नियम। ओम का नियम है ना, ओम्स लॉ जिसको कहते हैं, है ना, ओम लॉ। इस डालोगे डाल सकते हो ओम्स लॉ, ठीक। ओम का नियम हम लोग किसको कहते हैं ये देखो, अब समझो। ओम का नियम हम लोग को क्या कहता है, किसी चालक में बहने वाली धारा, किसी चालक में बहने वाली धारा और उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, इन दोनों में संबंध बताने वाले समीकरण या संबंध बताने वाले नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। समझे, एक बार फिर सुन लो। किसी चालक में बहने वाली धारा व विभवांतर के बीच संबंध दिखाने वाले समीकरण या संबंध दिखाने वाले नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। समझ गए इतना चीज़। अब समझो, हम लोग क्या किए, एक चालक ले लिए, ये एक हम लोग ले लिए क्या, चालक, बड़ा सुंदर सा प्यारा सा एक चालक ले लिए ये, ठीक। इस चालक को हम लोग क्या कर दिए, बैटरी से कनेक्ट कर दिए, प्लस से माइनस। तुम लोग को पता है चालक को बैटरी से काहे कनेक्ट करते हैं? हाँ, तो तुम लोग को बेसिक ही नहीं पता, तो तुम लोग क्या सीखोगे। देखो, धारा का प्रवाह किस कारण से होता है, जब धारा में विभवांतर हो। हाँ हाँ, मुक्त इलेक्ट्रॉन तुम लोग बोल रहे हो, समझ गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह होता है, लेकिन धारा का अगर प्रवाह हम लोग का मुक्त इलेक्ट्रॉन तो करता ही है, और जिसमें धारा का प्रवाह होना है उनके सिरों के बीच विभवांतर होना जरूरी है ना। मान लो कुछ कारण से दोनों के सिरों के बीच विभवांतर है, अब हम लोग का धारा का प्रवाह उसमें हो गया, तो कुछ समय बाद क्या होगा, धारा का प्रवाह होते रहेगा, तब तक कहाँ से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। एक कंडीशन ऐसा आएगा जब दोनों का विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, और उस समय धारा का प्रवाह होना रुक जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बैटरी से जोड़ते हैं। बैटरी से जोड़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लस से कनेक्ट करते हैं और इसको माइनस से। इस चालक का जो सिरा धन से कनेक्ट रहता है वो उच्च विभव वाला होता है, उच्च विभव, और जो सिरा ऋण से कनेक्ट होता है क्या होता है, निम्न विभव, निम्न विभव, जिसके कारण लगातार इसमें विभवांतर बना रहता है और धारा का प्रवाह लगातार होता रहता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ठीक, मतलब प्लस से माइनस की ओर, ठीक। ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, याद रखना, इसको भूल जाते हो जो भी लोग। अब देखो, ओम के नियम में क्या कहता है, एक चालक लेते हैं, इसको हम लोग बैटरी से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब धारा और विभव के बीच हमको क्या ज्ञात करना है, संबंध। धारा और विभव के बीच, किसी चालक में बहने वाली धारा और विभवांतर, इनके बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण को क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या किए, एक चालक ले लिए, ओम भैया, हम नहीं किए ओम भैया, एक चालक ले लिए और इस चालक में वो क्या किए, वोल्ट मीटर जोड़ दिए, वोल्ट मीटर। अब पहले पढ़ चुके हैं वोल्ट मीटर क्या होता है, जो विभव का क्या करे, मापन करे। वोल्ट मीटर विभव को मापता है, इसको याद रखना, आगे पढ़ोगे भी। वोल्ट मीटर का कार्य क्या होता है, विभव मापना, दो सिरों के बीच के विभव का अंतर मापता है, ठीक, ये वोल्ट मीटर। अच्छा, इसको जब बैटरी से जोड़े तो इसमें धारा आई प्रवाहित होने लगी, धारा आई, आई रे धारा किधर से आई रे, ये धारा आई प्रवाहित होने लगी। अब धारा प्रवाहित हुई, ये जो धारा आई का जो प्रवाह था धारा का, ये धारा जो प्रवाह हो रही है, अब हमको इसमें यह देखना था कि धारा का प्रवाह जो हो रहा है उसका भी मापन करना था हमको। तो धारा प्रवाह के मापन के लिए ओम भैया ने क्या किया, यहाँ पर एक अमीटर लगा दिया। देखो, ए का मतलब क्या होता है, अमीटर। धारा के प्रवाह के लिए उन्होंने क्या किया, अमीटर लगा दिया। अमीटर, जिसके कारण धारा का प्रवाह सुगमता से या सरलता से क्या कर सके, हो सके धारा का प्रवाह, इसलिए हम लोग क्या किए, अमीटर लगा दिए। समझ गए इतना चीज़। अब देखो, अमीटर लगाए, वोल्ट मीटर लगाए, और क्या किया, इस पूरे उपकरण को क्या कर दिया,
आइसोलेट कर दिया, आइसोलेशन में रख दिया या आईसीयू में रख दिया। आईसीयू में रखने का मतलब क्या है, इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, है ना, इसकी, इस चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, है ना। कहीं पर चमक रहा था शायद यहाँ पर, मेरे ख्याल से मैं भी यहाँ है, एक बार देख ले रहा हूँ, रुको, या परफेक्ट है, यहीं पर चमक रहा है। अब मेरे को इसी को गायब करना है ये, ठीक, चलो वहाँ उतना दूर में हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन एडजस्ट करो, है ना, मेरे के लिए इतना इतना को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक। अब देखो, किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो मतलब ताप, ताप में परिवर्तन ना हो, दाब में परिवर्तन ना हो, और ना ही क्या हो, विकृति हो उसमें, इतना चीज ना हो। मतलब कुल मिला के हम लोग क्या करें, आईसीयू में भर्ती कर देते हैं, जहाँ ताप भी बराबर रहेगा, दाब भी बराबर रहेगा, और विकृति भी मत होगी, आयतन सायतन सब बराबर होगा, ठीक, समझ गया ना। हाँ, तो इसको आइसोलेशन कर देते हैं, समझ गया इतना चीज। हाँ, तो इस प्रकार उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इतना सब कुछ करने के बाद उन्होंने दिमाग लड़ाया। दिमाग लड़ाया मतलब उन्होंने चेक किया, वोल्ट मीटर चेक किया और अमीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, विभव का मापन करता है ना, विभवांतर मापन करता है, और अमीटर क्या करता है, वोल्टेज का मापन करता है। अब कैसे कैसे मापन हुआ देखो, समझना, यहीं पर बता रहा हूँ कैसे कैसे मापन हुआ। V और I दो अलग अलग है, दोनों को बता रहा हूँ। देखो, जब वोल्टेज का मापन किया, कौन, ओम भैया, जब वोल्टेज हम लोग का 100 था, तो धारा कितना थी, 4 एम्पियर। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, है ना। जब वोल्टेज का मान 100 था, तो धारा उसमें कितनी प्रवाहित हो रही थी, 4 एम्पियर की। 100 से बढ़ाकर उसने क्या किया, 200 वोल्टेज कर दिया, मतलब जस्ट दुगना किया, तो धारा भी 4 से बढ़कर कितना हो गया, 8 एम्पियर हो गया। उसने क्या किया, 200 से बढ़ाकर इसको और कितना कर दिया, 400, मतलब 2 गुना और कर दिया, तो धारा अपने आप 8 से बढ़कर कितना हो गया, 16 एम्पियर। उसने फिर सोचा क्यों ना एक बार लास्ट और बढ़ा के देखूं, ताकि मेरी आत्मा को भी क्या मिल जाए, शांति मिल जाए। तो उसकी आत्मा की शांति के लिए उसने क्या किया, मतलब वैसा मत समझना, शांति अपने मन की शांति, 2 गुना मतलब और बढ़ा दिया, 4 का कर दिया कितना, 16, 1600, सॉरी, बढ़ा दिया तो 4 दूने 800, तो 800 किया, तो ये भी बढ़ के कितना हो गया, 32 एम्पियर। अब उसको ये पता चला, इन दोनों कंडीशन को देख के ये पता किया कि चालक में बहने वाली जो धारा है, वो चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है, अनुक्रम अनुपाती होती है। समझे, चालक में जो प्रवाहित धारा होती है, वो चालक के दोनों सिरे पर उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब क्या है, अनुक्रमानुपाती मतलब बताया था मैं शुरू वीडियो में, है ना, शुरू या सेकंड वीडियो में बताया था। अनुक्रमानुपाती मतलब होता है हिजगहा, एक को देखकर दूसरा भी क्या हो, बढ़े, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिजगहा। तो अनुक्रमानुपाती भी वैसी क्या है, हिजगहा है। आई का मान बढ़ेगा जब वी का मान बढ़ेगा, हिजगा कर रहा है, मतलब वी का मान यदि बढ़ता है तो आई का मान भी बढ़ेगा, और वी का मान कम होता है तो आई का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो इसको कहते हैं हम लोग हिजगहा अनुक्रमानुपाती। मतलब यदि वी का मान बढ़ाते हो, आई का मान बढ़ेगा, वी का मान कम करते हो तो आई का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझे। तो इसी में धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताने वाले समीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। समझ गए इतना चीज। चलो अब देखो ओम का नियम होता क्या है वास्तव में, और उसको लिखोगे तब तो ओम का नियम। तो देखो ओम का नियम होता क्या है, चलो बोलूंगा कि लिखवाऊंगा, चलो लिखवा दूं। तो ओम का नियम क्या कहता है, देखो रुको एक सेकेंड। ओम का नियम क्या कहता है, देखो, यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो, यदि किसी चालक कर देते हैं, है ना, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो, भौतिक अवस्था मतलब कोष्ठक में क्या, ताप दाब आदि, है ना, आदि, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो, रुको दूसरा मार्का ले रहा हूं, भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो, तो उसमें बहने वाली धारा
तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है? उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अर्थात ताप दाब में आदि में परिवर्तन न हो तो उस चालक में बहने वाली जो धारा होती है ना, बहने वाली जो धारा होती है वो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, यदि यहीं पर देखो, यदि चालक में बहने वाली धारा कैपिटल आई व उत्पन्न विभवांतर V हो तो ओम के नियम से, ओम भैया का नियम क्या कहता है? ओम के नियम से क्या होता है? V अनुक्रमानुपाती होता है I के। ठीक। यहां से धारा जो है चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा जो है चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। जब अनुक्रमानुपाती हटाते हैं बच्चा लोगों तो एक नियतांक लगता है R, है ना, जहां R क्या है? नियतांक है जिसे चालक का क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अभी डिटेल नहीं बता रहा हूं प्रतिरोध का, शॉर्टकट समझो, जिसे चालक का क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ये V बराबर क्या होता है? I इंटू R होता है ना। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अगर I को इधर ले आओ तो V बटे I बराबर कितना हो जाएगा? या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, V बटे I बराबर R। अर्थात चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और धारा, चालक में बहने वाली धारा, इन दोनों के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। एक परिभाषा हम लोग का यहाँ से भी निकल सकता है ना। समीकरण एक को, इसको समीकरण चाहो तो एक मान सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V बटे I बराबर R। तो इसका परिभाषा कैसे बनेगा, है ना? तो इसमें परिभाषा ये बनेगा कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर व चालक पर प्रवाहित धारा, इन दोनों के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। हालांकि प्रतिरोध वाले जब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध वाला, वहाँ पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। समझ गए इतना? किसी को कोई भी डाउट या कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसका खोज किया था जॉर्ज साइमन ओम। ठीक, प्रतिरोध जब पढ़ोगे वहाँ पर डिटेल बताऊंगा मैं, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक, इसको नोट करोगे? हाँ, चलो तो लिखो। ओम के नियम का शर्त भी है, उसको भी बता दूं क्या? चलो, ओम के नियम की शर्तें हो सकता है 2 नंबर में दे दे, 2 नंबर 3 नंबर। ओम के नियम की शर्तें देखो, ओम के नियम की शर्तें, ये ना क्या करता है मालूम? शर्तें तक दिख रहा है, वहाँ कहाँ तक दिख रहा है? एक बार देखने दो मेरे को। ओम के नियम की शर्तें, हाँ दिख रहा है, पूरा चकाचक है। ठीक, अब देखो ओम के नियम की शर्तें क्या क्या होनी चाहिए हम लोग का, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। 2 नंबर 3 नंबर में घुसा देगा, क्योंकि इसमें से टोटल कितने नंबर का आना है? 7 नंबर का आना है, याद रखना। इसमें 7 नंबर का आना है, 2 नंबर का 2 ठो प्रश्न आता है और 3 नंबर का 1 प्रश्न आता है। तो प्रश्न को घुमा कैसे लिख सकता है? ओम का नियम किसे कहते हैं? ओम के नियम की शर्तें लिखिए। तो ओम का नियम किसे कहते हैं? तो इतना बताने की जरूरत नहीं है, खाली ये बताओ और इतना बताओ। तो ये ओम का नियम हो गया, और उसकी शर्तें वो टुकड़ा करके दे देता है। प्रश्न में क्या करता है? टुकड़ा करके दे देता है। जैसे 2 क्वेश्चन को एक साथ जोड़ा है, ओम का नियम क्या है, ओम के नियम की शर्तें लिखिए। 2 क्वेश्चन को जमा के एक जगह लिखा। अब हमको पता कैसे चलेगा कौन कितना नंबर का है? तो वो दिया रहता है, साइड में देखना। 3 नंबर का है तो 2 धन 1 दे देगा, मतलब ओम का नियम क्या है? ये 2 नंबर का है। और ओम के नियम की शर्तें लिखिए, ये 1 नंबर का है।
तो दो दो नंबर का लायक ओम का नियम देना, और अगर शर्तें पूछता है तो एक नंबर के लायक है तो एक ठो दे दोगे, लेकिन फिक्स दो तो ठीक है, दो ठो देगो तो भी अच्छा है, तुम्हारा मन है। ठीक, तो ओम का नियम क्या है, ओम के नियम की शर्तें लिखिए, ऐसे करके दे सकता है। तो हम लोग को शर्त पता होना चाहिए क्या है। पहला, चालक का ताप नियत होना चाहिए, चालक का ताप बदलना नहीं चाहिए। चालक का ताप बदलेगा तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं वो गड़बड़ाएगा, और जिसके कारण पूरा हम लोग का ओम का नियम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ा दोगे तो उसका प्रतिरोध में क्या होगा, प्रभावित होगा। अब प्रतिरोध प्रभावित होगा तो धारा के प्रवाह में भी क्या होगा, गड़बड़ी होगा। और चालक कैसा हो, विकृति ना हो, चालक में कोई भी विकृति ना हो। तो इसमें पहला पहला होना चाहिए, चालक के ताप पर, चालक का ताप कैसा होना चाहिए, नियत हो, मतलब चालक का ताप बदलना ही नहीं चाहिए। और दूसरा, चालक विकृत ना हो, मतलब यूज करते करते कहीं टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी खराब फटका, टीढ़ा फटका मत होना चाहिए, है ना। चालक विकृत ना हो, या चालक में कर सकते हो इसको, चालक में विकृति, विकृति कर दो, विकृति ना हो, है ना। ये होता है ओम के नियम की दो ठो शर्तें। क्लियर हो गया इतना चीज? हाँ, किसी को कोई डाउट? देख लो, डाउट होगा तो। नहीं है ना? अब हम लोग का आता है ओम के नियम, जो हम लोग का ये था। तो 2 नंबर में पूछेगा तो इतना देना, ओम का नियम क्या है, तो यहाँ से स्टार्ट करना ये वाला, और यहाँ पर लाके तुम लोग खत्म कर देना। यहाँ पर ये अलग है, यहाँ पर लाके खत्म कर देना। और अगर ओम के नियम की शर्तें बोलता है तो ये 2 शर्तें को याद रख लेना। ठीक, तो ये 2 नंबर और 1 नंबर, 2 नंबर, और इसमें से अगर 2 नंबर में देगा तो खाली इसको दे सकता है, क्योंकि इसमें बता दे रहा हूँ मैं, इसमें क्या होना है, 2 नंबर का 2 प्रश्न आएगा, 2 प्रश्न आएगा, और 3 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। ठीक, 2 नंबर का 2 प्रश्न आएगा, 3 नंबर का 1 प्रश्न। टोटल कितने नंबर का हो गया, 2 नंबर का 2 प्रश्न तो 2 दूने 4 नंबर ऐसी हो गया, और 3 नंबर का 1 प्रश्न तो 3, 4 3 7, 7 नंबर का इस चैप्टर से आना है, विद्युत धारा से तुम लोग का, है ना। तो उसी को हम लोग का डिफाइन करना है। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, फिर ओम के नियम का निगमन करते हैं ना, ओम का नियम कैसे आता है उसको, इसको नोट करिए। चलिए, हो गया है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिटाऊं? इसको मेरे को फिर से बनाना है, क्योंकि मेरे को बताना पड़ेगा ना कैसे कैसे आया, कहाँ से आया इसको। जो हम लोग पुराना देखे थे ना, हाँ बस बस वही है, अनुगमन वेग वाला, बस सेम चित्र यहाँ पर आएगा, अनुगमन वेग वाला। हाँ हाँ, चलो चालू करें। देखो, ओम के नियम का निगमन, ओम के नियम का निगमन कर देते हैं, सीख थोड़ा सा। ओम के नियम का क्या कर देते हैं, निगमन। ये सरारा, और ये 2 ठो पॉइंट, और ये ओम के नियम का क्या है, निगमन है। जैसा पहले बताए थे, जो कल अनुगमन वेग वगैरह पढ़ाए थे, सेम सेम चित्र, सेम माना फलाना लिखेंगे। देखो एक बार फिर मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। मान लो एक चालक तार है, ये वाला, ये एक हम लोग का क्या है, चालक तार है। ठीक, इसकी लंबाई, इसकी जो लेंथ है वो क्या मान लेते हैं, एल। माना एक चालक तार जिसकी लंबाई ए तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। आराम से समझ जाना, हम लोग को क्या क्या के बारे में बताना है, माना फलाना। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, कभी भी माना फलाना आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको दिखता है उसको लिखते जाओ, चेकर ये नहीं देखता कि रट क्या है कि क्या है, कितना समझा है उसके माइंड में वो रहता है। तो माना फलाना तुम लोग अपने मन से लिखा करो, है ना। किस, अब देखो ट्रिक कैसे याद रखोगे, चित्र के हिसाब से। देखो चित्र में पहले हम लोग एल के बारे में बताएंगे, फिर ए के बारे में बताएंगे, फिर तीसरा हम लोग बैटरी के बारे में बताएंगे, क्योंकि उसको किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी से। चौथा फिर क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र ई के बारे में बताएंगे। पांचवा फिर हम लोग क्या करेंगे, क्या करोगे, हाँ ई के कारण हम लोग का बल लगेगा, जिसके कारण छठवां हम लोग का अनुगमन, ये जो है वी डी प्राप्त होगा, अनुगमन वेग। बस इस 6 चीज़ों को बताएंगे। तो देखो पहले हम लोग बताए, माना एक चालक तार जिसकी लंबाई एल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है ना। इसको उच्च विभव वाले बैटरी से क्या कर दिया जाता है,
जोड़ दिया जाता है। इसको क्या किया जाता है, उच्च विभव वाले बैटरी से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ये देखो कनेक्ट कर दिए, ये पॉइंटेज से, ये प्लस सिरा है माइनस सिरा है, जिसके कारण इसमें परिपथ में धारा प्रवाहित होती है ना। अच्छा, जब उच्च विभव से उच्च विभव वाले बैटरी से जोड़ते हैं, हाई वोल्टेज के, है ना, उच्च विभव वाले बैटरी से जोड़ते हैं, तो इस चालक में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, प्लस से माइनस दिशा की ओर, प्लस से किधर की ओर, माइनस की ओर एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक क्या लगता है, बल लगता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन पर क्या लगता है, बल लगता है, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये चालक के लंबाई के अनुदिश, ये चालक है, इसके लंबाई के अनुदिश ऋण विभव से धन विभव की ओर, या ऋण आवेश से धन आवेश की ओर क्या होते हैं, चलने लगते हैं। एक नियत वेग क्या से, वीडी से, या अनुगमन वेग वीडी से क्या होते हैं, चलने लगते हैं। उसी को आपको लिखना है सेम, समझे? बस 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 वही तो लिखना है हमको, और कुछ नहीं है। तो चलो माना फलाना लिख लो, फिर जो जो हम लोग का पुराना आया था उसको लेके चलेंगे। ठीक, अनुगमन वेग का जो व्यंजक निकाले थे वो यहाँ पर काम आएगा। हाँ, वो तो काम में आएगा ही ना हम लोग का। ठीक, तो चलो इस चित्र को बनाओ छोटा सा, फिर बता रहे हैं। माना फलाना इसी में से देख के मैं समझा दूंगा। चलो चित्र बनाओ पहले। चित्र बनाओ, चित्र। हो गया? चलो बताते जा रहा हूँ, लिखो। माना एक चालक जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। देखो क्या बोलते जा रहा हूँ, उसको टिक करते जा रहा हूँ। माना एक चालक जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। लिखो, माना एक चालक जिसकी लंबाई L तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A है। हो गया? अब उतना डिटेल हम लोग थोड़ी देंगे, दे सकते हो। चलो, जिसे बैटरी से जोड़ा जाता है, जिसे बैटरी से क्या किया दिया जाता है, जोड़ा जाता है। हाँ हाँ लिखो, छोटा छोटा है। जिसे बैटरी से जोड़ा जाता है, हो गया, जिसे बैटरी से जोड़ा जाता है, जोड़ दिए। अब जिसके कारण चालक पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण चालक पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इस विद्युत क्षेत्र के कारण चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है। बल लगता है जिससे वह इलेक्ट्रॉन, या यह इलेक्ट्रॉन, जिससे यह इलेक्ट्रॉन चालक की लंबाई के अनुदिश, ये शब्द याद रखना, चालक की लंबाई के अनुदिश, जिससे यह इलेक्ट्रॉन चालक की लंबाई के अनुदिश अनुगमन वेग vd से गति करता है। अनुगमन वेग vd से क्या करता है, गति करता है। समझ गए इसको? बस। माना इसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, स्मॉल n है ना। माना प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, स्मॉल n है। तब अब हम लोग मान के चलते हैं, माना परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है ना। तब माना परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है। मान के चलते हैं एक एग्जांपल के लिए कि इस परिपथ में धारा हम लोग का क्या प्रवाहित हो रहा है, I प्रवाहित हो रहा है। तो हम लोग निकाले थे पिछले बार, परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर क्या होता है, NEA क्या होता है, VD होता है। इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 1, ठीक है ना। अब देखो, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd हो, जैसे बता दिया हूं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd हो, तो उसी को हम लोग लेकर क्या करेंगे, चलेंगे। तो यहीं पर लिखेंगे, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का
मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो, तो अभी हम लोग लाए थे पिछले बार Vd बराबर हम लोग क्या लाए थे? हाँ, EEm बटे ई टाउ बटे एम था, है ना? तो वो क्या था? ई टाउ बटे एम, ऐसे करके था। टाउ हम लोग का ऐसे साइड में था, ऐसे करके लिखे थे, है ना? या ऐसे साथ में था, तो जो भी था इसी को अब हम लोग को पता है, देखो, परंतु हमको पता है ई का मान होता है जो V बाई एल होता है। विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? परंतु ई का मान V बटे क्या होता है? एल होता है। हाँ, पढ़े हो ना? हाँ, बस बस वही है। तो ई का मान V बटे क्या होता है? एल। तो इसी ई के जगह में हम लोग V बटे एल रख देते हैं। चैप्टर 1 में था, देख लेना तुम लोग। तो हम लोग रख दिए Vd बराबर ई स्मॉल ई बटे एम, तो बटे एम, और टाउ का टाउ। अब बचा क्या? ई। इस ई के जगह में हम लोग V बाई एल रखेंगे, तो इसको अलग कलर में दिखा रहा हूँ, है ना? इसको हम लोग रख दिए V बाई एल, एल। तो इसको हम लोग एम यहाँ कर दिए, तो ये हो गया EV बटे एम एल। इसको मानते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, मतलब समीकरण 1 में Vd का मान रखने पर, समीकरण 1 में Vd का क्या करने पर? मान रखने पर। चलो भैया रख के देख लो इसको। समीकरण 2 मानो मत मानो, जरूरत नहीं है। Vd का मान रख दो यहीं पर, यहाँ पर। तो I हो जाएगा I बराबर NEA। अब Vd की जगह में कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का EV बटे एम एल इंटू कितना हो जाएगा? टाउ। ये ठीक समझे? अब हमको क्या चाहिए? ओम का नियम। तो V बटे आई होता है, V बटे आई बराबर आर होता है ना? तो V बटे आई हम लोग एक जगह कर देते हैं, V बटे आई एक जगह करते हैं, आई को इधर लाते हैं और इन सबको उधर लेके जाते हैं। तो देखो, नीचे वाला ऊपर आएगा तो ये कैसा हो जाएगा? नीचे वाला ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा m इंटू एल बटे ऊपर वाला सब नीचे आएगा तो n का n, ई और ई का गुणा होगा तो ई स्क्वायर हो जाएगा, और ए का ए, और टाउ का कहाँ हो जाएगा? इंटू टाउ बराबर v हम लोग का बचा है सेप, और i इधर आएगा तो v बटे क्या हो जाएगा? i। ठीक, कुछ छूटा थोड़ी, देख लो तुम लोग। मेरे को तो सब है जैसे लग रहा है ना? सब। आगे बढ़े तो। हाँ, बस बस यही है। ठीक, अब इसको मानते हैं समीकरण कौन सा? इसको मानते हैं समीकरण 2। ये समीकरण 2 हम लोग का काम आएगा, याद रखना। या इसको ऐसे कर दूं, इसको ऐसे कर देते हैं, देखो जमा के कर दो। या V बटे आई बराबर हो जाएगा एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ स्क्वायर है। ये इसको मानेंगे समीकरण 2, क्योंकि ये आगे हम लोग को काम आएगा। इसको मानेंगे समीकरण 2 क्योंकि ये आगे हम लोग का क्या होगा? काम आएगा। ठीक, अब देखो यहीं से, शायद इधर नहीं चमकेगा मेरे ख्याल से, नहीं चमकेगा। ये आ गया हम लोग का। ठीक, अब समझो इसमें क्या क्या होगा। देखो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे? हाँ, इसमें उस पार कंपेयर, देखो V बटे आई का मान हम लोग को नियतांक लाना है। ठीक, नियतांक लाएंगे तो उसको R में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे? उसको हाँ चेंज कर देंगे। बस बस ठीक जाने हो, चेंज कर देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा? वो आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अब देखो क्या है, समझो। अब यहाँ इस पोर्शन में क्या क्या है देखो। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जो हम लोग का कभी नहीं बदलेगा। ठीक, बाकी इन सब पर निर्भर है, वो खैर बाद में देखेंगे। m देखो क्या है, यहाँ हम लोग देखते हैं क्या है। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन का क्या है? द्रव्यमान है, जो हमेशा नियत रहेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ जाए, वहाँ से यहाँ जाए, द्रव्यमान नियत रहेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणित 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, याद रखना, है ना? m के बाद l है। l क्या है? चालक की लंबाई है।
चालक की क्या है, लंबाई है। पहले लिख देता हूँ फिर समझाऊंगा। n क्या है, n एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई क्या है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ए क्या है, चालक का क्षेत्रफल है, चालक का क्या है बच्चा लोग, क्षेत्रफल है। और टाउ क्या है, श्रांति काल है, विश्रांति काल जिसको कहते हैं विश्रांति काल। विश्रांति काल मतलब समझ गए ना, हाँ, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय। ठीक, बिल्कुल बढ़िया। अब समझो इसमें यह सब कांस्टेंट है, क्यों, देखो जब धारा का प्रवाह करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह गति करेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में कमी आएगा। मैं यहाँ से चल के वहाँ चल दूँ तो क्या मेरा द्रव्यमान कमी हो जाएगा 10 किलो, नहीं, मैं जितना उतना ही रहूँगा हाई वोल्टेज का। तो इलेक्ट्रॉन हम लोग का ये द्रव्यमान क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। ठीक, तो ये कांस्टेंट हो गया। अब बात करते हैं चालक की लंबाई पर। मान लो इस चालक, ये एक चालक है, इस पर अगर मैं धारा प्रवाहित करूँ तो क्या इस चालक की लंबाई बढ़ जाएगी, नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा, चालक की लंबाई नहीं बढ़ेगी। मतलब ये लंबाई भी हम लोग का क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब नियत होगा। n क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एकांक आयतन चाहे यहाँ लो वहाँ लो कहीं भी लो, वहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन होने उतने इलेक्ट्रॉन ही होंगे, तो ये भी हम लोग का क्या है, नियत है। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, सभी कैसे भी इलेक्ट्रॉन हो सबका आवेश कितना होगा, सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, अच्छा, ए क्या है हम लोग का, चालक का क्षेत्रफल। अब समझो चालक का क्षेत्रफल मतलब ये वाला, मोटाई मान के चलो, लंबाई चौड़ाई सब दोनों मिटा के, है ना। चालक क्षेत्रफल नहीं है जी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहने का मतलब सीधा सीधा चालक की मोटाई समझो, चालक तार की मोटाई समझो। तो देखो अगर इसमें से धारा प्रवाहित करूंगा तो चालक का तार इतना है, वो क्या हो, इतना मोटा हो जाएगा, मतलब इतना मोटा हो जाएगा, नहीं, चालक का क्षेत्रफल जैसा है वैसे ही रहेगा। टी क्या है, विश्रांति काल है, विश्रांति काल के मान में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो क्रमागत टक्कर जैसा पड़ रहा है उनके बीच का समय भी सेम सेम रहेगा, मतलब सब नियत रहेगा। तो अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः, ठीक, मतलब हम लोग कहे सब हम लोग का क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। तो हम लोग इसको कहेंगे, देखो इसको एक बार लिख दे रहा हूँ, इसी के नीचे तुम लोग लिखना, है ना, इसी के नीचे दूसरे कलर में लिख दूँ क्या, तो तुम लोग को स्पष्ट पता चलेगा। इसी के नीचे लिखता हूँ, देखो V/I बराबर ML बटे क्या होगा, N² A इंटू टाउ, एक क्या हो जाएगा, नियतांक के बराबर। तो V/I बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक, जिसको हम लोग क्या बताएंगे, R बताएंगे। इसको ये क्या हो जाएगा हम लोग का, नियतांक के बराबर होगा ना, हाँ, नियतांक के बराबर होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। तो V/I बराबर क्या हो जाएगा, R। तो V बराबर हो जाएगा R इंटू आई होगा, या इसी को हम लोग जमा के लिखेंगे तो R नियतांक है ना, तो V अनुक्रमानुपाती किसके कर देंगे, I के। यही है ओम के नियम का क्या, निगमन, जस्ट उसको रिवर्स किए हैं मान के चलो, है ना, जस्ट उसको क्या किए हम लोग, रिवर्स किए हैं। ठीक, यही ओम का हम लोग का क्या है, नियम है। समझ गए सब चीज़। अच्छा, इसमें इसको जो समीकरण 2 माना हूँ इसको याद रखना, इसको याद रखना। और V/I बराबर R होता है, देखो इधर भी V/I है, इधर भी V/I, दोनों ये है, तो R बराबर सीधा ये होगा, और यहीं से हम लोग का प्रतिरोध निकलेगा। समझ गए इसको, चलिए इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करिए चलिए। हो गया, नहीं हो गया होगा तो फिर मिटा के आगे बढ़ूंगा। हाँ, अब देखते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध के बारे में आज पूरा क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर कल से हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रतिरोधी में थोड़ी अटके रहेंगे, आगे तो अभी बहुत आगे बढ़ना है जी, हम बहुत पीछे चल रहे हैं। थोड़ा सा घर का काम क्लियर होगा ना, फिर 1-1 घंटे का या 1.5-1.5 घंटे का आप लोग का क्लास लाते हैं, वहाँ से आप लोग का सुधरेगा पूरा, अभी थोड़ा सा ऐसे ही आएगा हल्का हल्का।
बीच बीच में हो सकता है गैप भी हो जाए, बाकी कोशिश करेंगे कंटिन्यू आए आप लोग का वीडियो। अगर कंटिन्यू नहीं आता है तब की कंडीशन हम लोग बोल रहे हैं, ठीक, समझ गए। अच्छा, समीकरण 2 क्या लाए थे, मैं तो मिटा दिया जी। तो समीकरण 2 हम लोग क्या लाए थे, हाँ, अब हम लोग बात करेंगे प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब प्रतिरोध को कैसे कहोगे, प्रतिरोध का परिभाषा, हाँ हाँ, प्रतिरोध का परिभाषा किसको कहोगे, जब जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होता है, या कोई धारा के मार्ग में जो भी रुकावट पैदा करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, है ना। जैसे एक मस्त एग्जांपल समझो, पानी तुम लोग का ऐसे बह रहा है आराम से, तुम बीच में हाथ डालोगे तो पानी के बहाव में तुम रुकावट पैदा कर रहे हो, तो तुम्हारा हाथ जो है उस पानी के लिए क्या होगा, प्रतिरोध होगा। उसी तरह धारा अगर बह रही है, विद्युत धारा, जल धारा का बात नहीं, विद्युत धारा, यदि विद्युत धारा बह रही है और उस धारा के मार्ग में अगर जो भी रुकावट उत्पन्न करता है या रुकावट पैदा करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक। प्रतिरोध का कारण कैसे होता है जान रहे हो, बताऊं प्रतिरोध का कारण कैसा होता है, चलो इसका परिभाषा लिख लो फिर बता रहा हूं, है ना। परिभाषा क्या होगा, हाँ बस वही परिभाषा है, ठीक। जब कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। ये जब कोई चालक में प्रवाहित लिख दूं, कैसे लिखूं, हाँ तो वैसे ही कर दो, है ना। जब कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, चालक का प्रतिरोध कहते हैं, तो उसे चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, है ना। चालक जो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है या रुकावट, अवरोध भी लिख सकते हो, रुकावट भी कह सकते हो, है ना। तो कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है या रुकावट उत्पन्न करता है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। चलो इसको लिखो फिर मैं बताता हूँ प्रतिरोधक उत्पन्न कैसे होता है, प्रतिरोध, चलो नोट करो इसको। हो गया, अब समझो कैसा है, मैं चित्र को थोड़ा सा बड़ा करके बता रहा हूँ, है ना। समझो, ये हम लोग का चित्र है, ये हम लोग का मान लो क्या है, कोई चालक है, रुकावट प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होता है ये समझो पहले, कोई टीचर उतना नहीं बताते। ये मान लो एल लंबाई का, मैं पहले बोला था एल लंबाई का एक चालक तार, और इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है, अनुप्रस्थ काट का, इसको उच्च विभव वाले बैटरी से जोड़ दिया गया है, ऐसे वी प्लस माइनस उच्च विभव वाले बैटरी से जोड़ दिया गया है। अब देखो, जब किसी चालक को उच्च विभव वाले बैटरी से जोड़ा जाता है, तो इस चालक के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न हो गया, ई, जो किस डायरेक्शन में होगा, प्लस से माइनस की दिशा में, ठीक। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो त्वरित हो जाते हैं, त्वरित हो जाते हैं मतलब एक निश्चित वेग से क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इस डायरेक्शन में, देखो एक इलेक्ट्रॉन को लेकर बताया था, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इस डायरेक्शन में अनुगमन वेग से गति करते हैं, ठीक। अब एक चालक की बात की जाए तो इस चालक में प्लस भी होगा, देखो प्लस भी होगा, ये जगह जगह प्लस होगा, है ना, समझना, प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, देखो जितना प्लस उतना माइनस ऐसे करके होगा, है ना। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन है माइनस,
तो क्या होता है, जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ा जाता है तो इस चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है प्लस से माइनस की ओर, है ना। उसी कारण क्या होता है, इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर बल लगता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन, ये जो माइनस है, ये त्वरित होकर किधर होते हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, अर्थात चालक की लंबाई के अनुदिश माइनस से प्लस की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। क्लियर है इतना चीज, क्योंकि अनुगमन वेग में भी यही बताया था, अपवाह वेग में। तो जब ये इधर गति करते हैं तो ये जो माइनस इधर आएगा, या इधर से ये जो माइनस इधर आएगा, ये माइनस इधर आएगा, इधर भी कहीं माइनस होगा, है ना, इधर भी माइनस होगा, इधर भी माइनस होगा, इधर कहीं प्लस होगा, इधर माइनस होगा, इधर कहीं प्लस होगा। तो ये जो माइनस है इधर आएंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में, तो ये जो है इस धनायन से टकराएंगे। अब धनायन से टकराएंगे तो क्या होगा, टक्कर से इनकी गति थोड़ी सी क्या हो जाएगी, धीमी। अब तुम जा रहे हो, किसी में टक्कर मारोगे तो तुम्हारा गाड़ी वगैरह रुकेगा ना, एक्सीडेंट होगा तो बात का बात है, तुम्हारा गाड़ी की स्पीड कम होगा। तो उसी तरह ये भी माइनस जो चार्ज है, विद्युत क्षेत्र इस माइनस चार्ज पर बल लगाता है, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लगाता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में, उस डायरेक्शन में माइनस से प्लस की ओर गति करते हैं। जब इन लोग माइनस से प्लस की ओर गति करते हैं तो ये क्या होता है, इन धन आयनों से टकराते हैं, जिससे इनकी गति मंद पड़ जाती है, या हम लोग कह सकते हैं इनकी गति क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है ना। इस प्रकार प्रत्येक टक्कर के कारण इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, धीमी पड़ती है ना। तो धन आयनों द्वारा, इस धन आयनों द्वारा इन मुक्त इलेक्ट्रॉन के मार्ग में डाले गए अवरोध को, अब उधर से आ रहे हैं, धन आयन सामने में है जहाँ से टकरा रहे हैं, तो इन धन आयनों के द्वारा, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में डाले गए अवरोध को ही हम लोग क्या कहते हैं, हाँ यही हम लोग का क्या है, प्रतिरोध का कारण है। क्योंकि जो कारण बनता है, जो रोकने का काम करता है, वही हम लोग का प्रतिरोध बनता है। तो इन धन आयनों द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में डाले गए अवरोध ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध का कारण बनते हैं। ठीक, समझ गए इतना। ठीक, तो एक परिभाषा यह है, जब कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, या एक परिभाषा और दे सकते हो, इसी में एक परिभाषा और दे सकते हो। देखो, एक परिभाषा हम लोग का और दे सकते हो, क्या परिभाषा, किसी चालक के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, उस परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं, है ना। तो एक परिभाषा यहां से हो सकता है, किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर व चालक पर प्रवाहित धारा के अनुपात को, इसी के अनुपात को चालक का क्या कहते हैं, या परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। फिर चाहो तो माना फलाना लिख सकते हो, माना चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V व चालक पर प्रवाहित धारा I है, तो अर्थात करके लिख सकते हो, या तुम लोग वो माना फलाना करके लिख सकते हो। अर्थात हम लोग क्या कर सकते हैं, V/I बराबर क्या हो जाएगा, R। ये ठीक, V/I बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। समझ गए इतना चीज, हाँ सबको क्लियर है ना। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गए। अच्छा, अब देखो प्रतिरोध के बारे में पूरा डिटेल आज बता रहा हूँ मैं, इतना कोई नहीं बताएगा तुमको जितना हम बताते हैं। देखो वीडियो कभी कभी लंबी और ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि सब अच्छा चीज़ होता है, सब समझाने के लायक होता है, किसी को हम लोग छोड़ नहीं सकते। जैसे अभी इसमें बहुत सारा है जो तुमको कई टीचर बताएंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ उसको, है ना, जानना जरूरी है। अब समझो, इसी में नोट पॉइंट में हम लोग करते जाएंगे,
नोट पॉइंट में करेंगे। पहला पहला क्या, प्रतिरोध कैसी राशि है, तो प्रतिरोध अदिश राशि है। प्रतिरोध कैसी राशि है, हाँ अदिश राशि है। ठीक, इसका प्रतीक कैसा होता है, देखो इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है ये ऐसा होता है, ये इसका क्या है, प्रतीक चिन्ह है, किसका, प्रतिरोध का, है ना। अगर तीसरा बात करें इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक कैसा होगा, ओम, जिसको हम लोग ऐसे चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसका मात्रक क्या हो गया, ओम हो गया। चौथी चीज देखो, प्रतिरोध किसी भी हम लोग परिपथ का प्रतिरोध या किसी चालक का प्रतिरोध कुछ न कुछ होता ही है ना। प्रतिरोध को हम लोग शून्य नहीं कर सकते, प्रतिरोध के मान को घटाया बढ़ा सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध जो है, मान लो ये चालक है, ये चालक है, तो इसका जो प्रतिरोध है ये चालक का एक क्या होता है, चालक का गुण होता है। प्रतिरोध जो है वो किसी चालक का गुण होता है, और किसी चालक के गुण को हम लोग खत्म कर सकते हैं क्या, नहीं। मान लो मेरे अंदर कुछ गुण है, तो उस गुण को तुम लोग खत्म कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। उसको घटाया बढ़ा सकते हो, मेरा गुस्सा दिला के या कुछ भी करके, लेकिन मेरे गुण को खत्म कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो उसी तरह चालक के गुण को खत्म नहीं कर सकते। अतः चौथा हम लोग का ये बनेगा कि प्रतिरोध कभी भी शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं होता, है ना। प्रतिरोध कभी भी शून्य नहीं होता, है ना, लेकिन इसे घटाया बढ़ाया जा सकता है। शून्य नहीं होता, परंतु इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है, बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अब बढ़ाया घटाया कैसे जा सकता है, तो वो तुम लोग पढ़ोगे, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। उस समय प्रतिरोध को बढ़ाएंगे अधिक प्रतिरोध ला करके, और घटाएंगे कम प्रतिरोध ला करके। ठीक, मतलब श्रेणी क्रम समांतर क्रम ऐसे करके एडजस्ट करके लाएंगे। ठीक, तो प्रतिरोध कभी भी शून्य नहीं होता, परंतु इसे बढ़ाया घटाया जा सकता है। शून्य नहीं होता, लेकिन इसको घटाया बढ़ाया सकते हैं। क्यों शून्य होता, क्योंकि प्रतिरोध जो है चालक का एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है उसका। प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस है वो एक चालक का क्या है, प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी को हम लोग जीरो नहीं कर सकते, है ना। किसी के चालक का गुण को हम लोग शून्य नहीं कर सकते। हो गया इतना चीज, हाँ सबको समझ आ गया ना। अच्छा, अब बात करें पांचवा, इसके विमी सूत्र की। देखो इसको थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, पांचवा। अब इसका विमी सूत्र भी तो जरूरी है ना, है कि नहीं बच्चा लोगों, हाँ इसका विमी सूत्र तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ ये प्रतिरोध अदिश राशि है ये सब। ठीक, तो इसको ये अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये यहाँ इसको। ठीक, तो इसका हम लोग का मात्रक कैसा होगा, तो हम लोग के पास सूत्र होता है, देखो विमी सूत्र, R बराबर V बटे क्या होता है, I, और V का मान, V क्या है हम लोग का, V क्या है, विभव। और विभव हम लोग क्या कहिए हैं, पढ़े हो विभव, 10वीं में 12वीं में भी बताया हूँ, है ना। विभव क्या है, चैप्टर 1 या 2 में है, 2 में है, विभव वाले में क्या है, अनंत से एकांक धनावेश को, मतलब एकांक धनावेश मतलब परीक्षण आवेश Q0 Q0, अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अर्थात V बराबर W बटे Q0। तो अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, विभव कहते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग का सूत्र लाए थे, V बराबर W बटे Q0। तो यहीं पर रख देंगे, ये हो जाएगा V का मान W बटे क्या हो जाएगा, Q0 बटे I। ठीक, इसको हल करोगे तो W बटे क्या हो जाएगा, Q0 इंटू I। अब W क्या है हम लोग का, कार्य, और कार्य कैसी कार्य का विमी सूत्र क्या होता है, हाँ ml2t माइनस 2। तो कार्य का हम लोग का विमी सूत्र हो जाएगा ml2t माइनस 2, ये होगा। और Q0 क्या है, आवेश है, आवेश का कितना होता है AT, और I क्या है, धारा, धारा का कितना होता है A। ठीक, अब अगर सबको हम लोग मिला दें, सबको हम लोग क्या कर दें, मिला दें, तो कैसा बनेगा, देखो इसको हटा रहा हूँ ना, सबको मिला दे तो कैसा बनेगा, इसी को आगे देखो, इसी को आगे, ये हो गया हम लोग का ml2t, देखो -2 है,
ये ऊपर जाएगा तो -1 और आएगा तो -2 -1 कितना हो जाएगा -3, और ए गुणा होके ए का वर्ग हो जाएगा, और वो ऊपर जाएगा तो ए का घात कितना हो जाएगा -2। तो ये होता है हम लोग का क्या, विमीय सूत्र। यहाँ से इतना हल किए हैं, यहाँ से ये डायरेक्ट होता है, ये हम लोग का हल है, ये वाला, ये पूरा हल करके लाए हैं। बाकी उसका विमीय सूत्र सीधा डायरेक्ट अगर तुमको याद है तो यहाँ कर सकते हो, नहीं याद है तो इस रूप में तुम लोग को हल करके निकालना पड़ेगा। समझ गए? हाँ, सबको समझ आ गया ना? ठीक, तो चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, चलिए। हो गया? चलिए, अब प्रतिरोध के बारे में हम लोग कुछ अच्छा जानते हैं। प्रतिरोध की निर्भरता किन किन बातों पर निर्भर करती है उसको भी जानेंगे, तब तो बनेगा। हाँ जी, आला ढेली क्यों पढ़ना जब हम पढ़ा रहे हैं। बस बस, हाउ रे टिटकी हाउ सेम गोजो ताए गोजो, आई एम गुड। ठीक, चलो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रतिरोध की निर्भरता, इसको भी मिटाओ। प्रतिरोध की निर्भरता किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखो मैं बताया हूं, इसमें 2 नंबर का एक प्रश्न आना है, 2 नंबर का एक प्रश्न, 2 प्रश्न आना है, 2 प्रश्न, और 3 नंबर का एक प्रश्न आना है, एक प्रश्न। 2 नंबर का 2 प्रश्न मतलब 4 अंक, और 3 नंबर का एक प्रश्न मतलब 3 अंक, 4 3 7 नंबर का आना है। अच्छा, प्रश्न घुमा के ऐसे भी पूछ सकता है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, यह किन बातों पर निर्भर करती है, तो इसको लिख कर सकते हो। या घुमा के भी पूछेगा, निर्भरता भी निकालूंगा उसमें, प्रतिरोध किसे कहते हैं, यदि किसी तार की मोटाई को बढ़ा दी जाए तो उसके प्रतिरोध के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। या ऐसे बोल सकता है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, यदि किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो इसी से रिलेटेड हम लोग का रहेगा। तो प्रतिरोध की निर्भरता किन किन बातों पर निर्भर करती है। देखो, उस समय समीकरण 2 हम लोग लाए थे, याद करो, समीकरण 2 है ना। समीकरण 2 क्या लाए थे, V/I बराबर लाए थे ml/NE² इंटू टाउ, ऐसी लाए थे, ऐसे लाए थे ना, n² a इंटू टाउ, इसको हम लोग लाए थे। इसको मान लो समीकरण 1, अभी एग्जाम्पल के लिए हम जानते हैं, कर दो, हम जानते हैं, वैसे जानते तो नहीं हैं, जान गए हो, चुप रहे, जान गए हो। देखो ये हो गया, खाली समझने के लिए कहाँ से आ रहा है समझो। तथा ओम के नियम से हमको पता है V/I बराबर क्या होता है, R, इसको माने समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा, मतलब बराबर के इस साइड वाला बराबर है तो बराबर के उस साइड वाला भी बराबर होगा, सब बराबर आ जाएगा। मतलब R बराबर हम लोग का बचेगा m/ml इंटू NE² a इंटू टाउ। अब समझो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो सेम रहेगा और इलेक्ट्रॉन का आवेश सेम रहेगा, समझे मेरे बात को। हाँ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सेम रहेगा और इलेक्ट्रॉन का आवेश सेम रहेगा। तो ये किन किन बातों पर निर्भर करेगी बच्चा लोगों। हाँ, 1 2 चेंज हो गया, तो 1 2 3 और 4 बातों पर क्या करेगी, निर्भर करेगी। ठीक, 4 बातों पर क्या करेगी, निर्भर करेगी। तो देखो, अगर m और e को हटा दो तो हमारे पास क्या क्या बचेगा। देखो, जो सीध में रहता है वो अनुक्रमणपाती और जो विपरीत में रहेगा वो व्युत्क्रमणपाती। तो m को तो हटा दिए, तो r जो है अनुक्रमणपाती होगा l के, क्योंकि सीध में है। दूसरा, r जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा 1 किसके, n के। तीसरा, r जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/a के। और चौथा, r जो है वो अनुक्रमानुपाती होगा 1/टाउ के। इन चारों को देखकर फट से तुम लोग को याद आ जाएगा, समझो। अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती बताया था ना, अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती बताया था क्या है। जो हिजगा मरे वो अनुक्रमानुपाती और जो टेटरहा हो वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखो यहाँ पर R अनुक्रमानुपाती है L के, मतलब L का मान बढ़ता है तो R का मान भी बढ़ेगा।
मतलब किसी चालक की लंबाई बढ़ी तो आर का मान बढ़ेगा, अनुक्रमानुपाती है, मतलब हिजगा मर रहा है, लंबाई बढ़ा तो प्रतिरोध कहेगा मैं भी बढ़ूंगा। अब यहाँ पर आर व्युत्क्रमानुपाती है 1/a के, मतलब ए बढ़ेगा तो आर कम होगा, टेटा रहा मतलब तय बढ़ा था तब बढ़ मैं कम हो जाऊँ। तो ए का मान को अगर बढ़ाते हो तो आर का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब चालक की मोटाई बढ़ाते हो तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, और चालक की मोटाई को कम करते हो तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो इन कुछ कुछ बातों पर निर्भर हम लोग का करता है। समझे इसको? हाँ, बस बस। अब समझो यहीं पर क्या क्या होगा। इसको ना ऑब्जेक्टिव जब इसका बताएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब समझने टाइप का है ना, तो उस समय और क्लियर कर देंगे। अब समझो, पहला है हम लोग का आर अनुक्रमानुपाती एल के, आर अनुक्रमानुपाती है एल के, अर्थात इससे क्या पता चलेगा, चालक की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। यदि चालक की लंबाई को बढ़ा दें, चालक की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है। और यदि चालक की लंबाई कम कर दें, लंबाई कम करने पर उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, हाँ उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, चालक की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, चालक की लंबाई कम करोगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब अगर कोई एक तार ले ले जो लंबा है तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और अगर एक छोटा तार ले ले तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। समझे? उसके बाद प्रतिरोध कम ज़्यादा एक ही स्टेप में मैं बता दूंगा, ठीक, च्युइंगम के माध्यम से। उसके बाद दूसरा देखो, दूसरा दूसरा हम लोग का क्या है, आर आर व्युत्क्रमानुपाती है एन के, आर जो है व्युत्क्रमानुपाती है 1/n के, और n क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या है ना। तो किसी इलेक्ट्रॉन, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है ना, उसी पर निर्भर करती है। मतलब जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध कम होगा। समझो इसका मतलब क्या है, यदि इसमें भी समझो, यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब n का मान, मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, कम होगा। और इसी का उल्टा लिख देना, जब चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध कम होगा तो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा नहीं करेगा, क्योंकि प्रतिरोध का काम क्या होता है, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना। और अगर प्रतिरोध कम है तो धारा के मार्ग में रुकावट होगा ही नहीं, धारा आराम से बहेगी। तो देखो याद रखो, इसी के बेस पे चांदी में धारा का प्रवाह सुगमता से होता है, पहले इसमें बताया था मैं, पहले या दूसरे में, है ना। चांदी में धारा का प्रवाह सुगमता से, सरलता से होता है। क्यों? क्योंकि चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, संख्या ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसमें धारा का प्रवाह क्या होता है, सरलता से होता है, और इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। तो चांदी मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा, जिससे प्रतिरोध क्या होता है, जिससे प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। ठीक, अगर इसको वो पैटर्न वाइज बनाना चाहो तो कैसा होगा, चांदी, तांबा, सोना और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम है ना, सोना और एल्यूमिनियम है। ठीक, तो चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा, उससे कम तांबे में होता है, उससे कम सोना में, और सबसे कम एल्यूमिनियम में। ठीक, अगर इसी को रिवर्स करें, अगर प्रतिरोध के में देखें, प्रतिरोध के में है ना, प्रतिरोध में करके देखूं तो चांदी Ag, इसका प्रतिरोध सबसे क्या होता है, कम होता है। उससे ज़्यादा किस में होता है, तांबा में, तांबा को कॉपर से कहते हैं। उसके बाद कितना होता है, सोना में, और सबसे ज़्यादा किस में होता है, एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम में अगर प्रतिरोध की दृष्टि से देखें ना, प्रतिरोध की दृष्टि से ऐसा होगा, और मुक्त इलेक्ट्रॉन की दृष्टि से, मुक्त इलेक्ट्रॉन की दृष्टि से ऐसा होगा। चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो विद्युत का अच्छा चालक है। तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इसलिए चांदी से कम होता है। तो देखो, जिसमें चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे तो उसमें धारा का प्रवाह अच्छे से होगा, और धारा का प्रवाह अच्छे से हो रहा है मतलब उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो चांदी का प्रतिरोध क्या होता है, ये चांदी है ना,
चांदी का प्रतिरोध क्या है, कम। ठीक, तो इतना को नोट करो। अभी 2 ही स्टेप चले हैं, 1 2 ये दोनों बचा है। ठीक, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हो गया है, चलिए इसको मिटाता हूँ अब। अच्छा, निर्भरता रहेगा ना, देखो गलती कर डाला, इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पर। ये 1 है, अब ये दोनों बचा है। ये तीसरा देखो, आर जो है व्युत्क्रमणुपाती होता है 1/1 है। ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब सीधी बात है मोटाई, है ना। तो आर जो है व्युत्क्रमणुपाती है 1 है। इसका मतलब क्या है, यदि चालक की यदि मोटाई ज़्यादा कर दें, चालक की मोटाई ज़्यादा कर दें, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ठीक, प्रतिरोध क्या हो, कम। चालक की मोटाई को ज़्यादा कर दोगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दूसरे शब्दों में इसी को कहें तो यदि चालक की मोटाई क्या कर दें हम लोग, चालक की मोटाई कम कर दें, तो उसका प्रतिरोध कैसा होगा, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और प्रतिरोध से तुम लोग का धारा भी निकलेगा ना। प्रतिरोध कम तो धारा का प्रवाह अच्छे से होगा, और प्रतिरोध ज़्यादा तो धारा का प्रवाह कम होगा, क्योंकि प्रतिरोध रुकावट पैदा करता है। ज़्यादा है मतलब ज़्यादा रुकावट पैदा करेगा। ठीक, ये हो गया। चौथा इसी में देख लो, चौथा ये आर जो होता है व्युत्क्रमणपाती होता है 1/टाउ के, मतलब श्रांति काल। टाउ मतलब इसका ताप समझो, सीधा सीधा भी, श्रांति काल मत समझो, ताप समझो। टाउ का मतलब क्या है, ताप। यदि किसी चालक का ताप बढ़ाते हो तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि किसी चालक का ताप बढ़ाते हो तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, हाँ मतलब व्युत्क्रमणुपाती है। ठीक, विश्रांति काल के व्युत्क्रमणुपाती होता है। तो ताप से अगर हम लोग ना देखें तो, ताप से मत देखो, इसको विश्रांति काल ही रखो, है ना। ताप रखोगे तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। हाँ, तुम लोग कन्फ्यूजन हो जाओगे। विश्रांति काल पढ़े हैं तो विश्रांति काल ही पढ़ो, विश्रांति काल है। तो जो प्रतिरोध होता है वो विश्रांति काल के व्युत्क्रमणुपाती होता है। विश्रांति काल मतलब 2 क्रमागत टक्करों के बीच का समय। यदि टक्कर को बढ़ाते हो, मतलब 2 क्रमागत टक्करों के बीच कम समय लगता है, तो प्रतिरोध हम लोग का बढ़ेगा और विश्रांति काल का मान कम होता है। देखो यहाँ समझो, अरे इसमें बता रहा हूँ, विश्रांति काल यदि कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये तुम्हारे जानने लायक नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा समझ लो, है ना। और यदि दूसरा विश्रांति काल ज़्यादा होगा, विश्रांति काल ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, है ना। अब इसमें कितना लोग समझे, देखो विश्रांति काल को अगर ज़्यादा कर देंगे, क्या करेंगे, हाँ तो कैसा होगा, देखो समझो उसको, समझ आया कि नहीं, फिर आगे बढ़ता हूँ। समझे, अब समझो, मान लो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, आराम से गति कर रहे थे, है ना। इसको टक्कर मार रहे थे, इसको टक्कर मार रहे थे, इसको टक्कर मार रहे थे, इसको टक्कर मार रहे थे। देखो हम लोग क्या किए, ताप बढ़ा दिए। ताप बढ़ाने पर क्या होगा, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये जितना समय में इसको टक्कर मारा था, अब थोड़ा ज़्यादा स्पीड में मारेगा। मान लो 2 क्रमागत टक्करों के बीच में 2 सेकंड का समय ले रहा था, सिंपल चल रहा था, तो अब ताप बढ़ा दी तो गतिज ऊर्जा बढ़ गई, अब ज़्यादा स्पीड में टक्कर मार रहा है, तो टक्कर 2 सेकंड का लेने के जगह में अब 1 सेकंड लग रहा है। मतलब विश्रांति काल का मान क्या हो गया, कम हो गया। 2 क्रमागत टक्करों के बीच का समय, देखो ये है
ये समझो, ये है और ये इस बोर्ड से आकर के आराम से इसमें टकरा रहा था, मतलब दो क्रमागत टक्करों के बीच में समय लेट लग रहा था। अब मैं क्या किया, इसको गर्म कर दिया। अब गर्म किया तो इसके पास क्या आ गया, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा आया तो सांस ऐसे टकरा रहा है, ऐसे सांस से, मतलब दो क्रमागत टक्करों के बीच समय कम लग रहा है, मतलब विश्रांति काल का मान कम हो रहा है। तो जब विश्रांति काल का मान कम होगा तो आर का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अर्थात इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ताप अगर हम लोग बढ़ा दें, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। और प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का प्रवाह कम होगा। और ताप घटाने पर प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना। तो याद रखना, इसमें मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा। मतलब चालक की मोटाई कम कर रहे हैं मतलब पतला तार ले रहे हैं, मोटाई ज़्यादा कर रहे हैं मतलब क्या है, मोटा तार, मोटा तार। और कम कर रहे हैं मतलब पतला तार। वाइवा में पूछता है मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है करके। अगर हम वाइवा में कैसे पूछ देते हैं, एक्सटर्नल लोग बताऊं, एक्सटर्नल लोग ऐसे पूछ देते हैं, मान लो मेरे पास दो तार है, एक मोटा तार है, एक पतला तार है ना। तो इसमें से किसमें धारा का प्रवाह अच्छे से होगा, या ऐसे पूछ देंगे इसमें किसका प्रतिरोध कम होगा या ज़्यादा होगा। तो याद रखना, मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। अब प्रतिरोध कम है तो धारा का प्रवाह अच्छे से होगा। प्रतिरोध कम मतलब धारा का प्रवाह क्या होगा, ज़्यादा होगा। मस्त। और इसका पतले तार का प्रतिरोध कम है, पतले तार मोटाई कम है, पतला तार है, तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, मतलब धारा का प्रवाह कैसा होगा, धारा का प्रवाह कम होगा। तो मोटे तार में धारा का प्रवाह ज़्यादा होता है, पतले तार में धारा का प्रवाह कम होता है। इसीलिए धारा का एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, बड़ा बड़ा टावर खंभा गड़ा रहते हैं, उसमें मोटा तार लगा रहते हैं, चाहते तो पतला तार नहीं लगाते, दो सूत का तार को ले आते, दो ठो धागा तार का, और उसको ले जाते। तो हम लोग को ज़्यादा धारा प्रवाहित करना है तो हम लोग क्या करते हैं, मोटे तार का उपयोग करते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह ज़्यादा होता है, प्रतिरोध कम होता है। खंभा देखा हो, बिजली का खंभा, यहाँ से वहाँ। घर में हम लोग का पतला वायरिंग करते हैं क्योंकि हम लोग को कम धारा चाहिए रहता है। अब बाहर में ज़्यादा वायरिंग करते हैं, ज़्यादा मोटा, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक ज़्यादा लंबा लेके जाना है हमको। समझे इस चीज़ को। हाँ बस वही है। ठीक। और किसी कोई डाउट इसमें तो देख लो। नहीं है ना। हाँ ठीक। तो इसको नोट करिए। आज के लिए इतना ही। फिर कल से हम लोग देखेंगे प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, ये सब हम लोग आगे देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक। अच्छा, इसमें बचा है ओमीय प्रतिरोध, अनोमीय प्रतिरोध बचा है ना। ओमीय प्रतिरोध और क्या बचा है, अनोमीय प्रतिरोध बचा है। तो उसको अभी बताऊँ कि बाद में बताऊँगा, देख लो तुम लोग का मन है, तुम लोग का मन है जैसे कहो। ओम के नियम की सीमाएं बचा है ना। चलो उसको भी बता दे रहा हूँ, क्लियरिज कर देते हैं। इसको मिटा रहा हूँ, चलो। ओम का नियम और नहीं छूंगा दूसरे दिन। ओम का नियम की सीमाएं लिखो। ओम के नियम की सीमाएं क्या क्या होती है, देखो। ओम के नियम की सीमाएं क्या होती है, पहला ओमीय प्रतिरोध और अनोमीय प्रतिरोध। जो ओम के नियम का पालन करता है उसको ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करता उसको अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ठीक। तो दो प्रकार के होते हैं, पहला ओमीय प्रतिरोध, सरल है, कोई कठिन नहीं है, बुक से भी तुम लोग देख सकते हो, ओमीय प्रतिरोध। और दूसरा क्या होता है, अनओमीय प्रतिरोध, अनओमीय प्रतिरोध। ये ओम के नियम की क्या है, दो सीमाएं हैं। ठीक, ओमीय प्रतिरोध और अनोमीय प्रतिरोध, है ना। तो क्या करेंगे, जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय चालक कहते हैं, और ओमीय चालक के प्रतिरोध को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि वगैरह है ना। और मिश्र धातु में लोगे तो बहुत कुछ है। ठीक। तो ओमीय प्रतिरोध कैसे कहते हैं, जो चालक, देखो मैं लिख भी दे रहा हूं स्पष्ट, जो चालक ओम के नियम का पालन करेगा, ओम के नियम का पालन करता है, पालन
करता है उसे ओमीय चालक कहते हैं, ओमीय चालक कहते हैं, तथा ओमीय चालक के प्रतिरोध को, ओमीय चालक के प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ओमीय चालक के प्रतिरोध को हम लोग क्या कहते हैं, इसको मिटाऊं, ओमीय चालक के प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। उदाहरण में देखो तो क्या होगा, चांदी और तांबा या एल्युमिनियम, है ना, चांदी तांबा एल्युमिनियम, तो ये हो गया चांदी तांबा और एल्यूमिनियम, ये है। अच्छा, अगर मिश्र धातु में बात करें, मिश्र धातु में कौन कौन ओम के नियम का पालन करता है ना, तो मिश्र धातु में आएगा हम लोग का मैग्नीन, कांस्टेंट, निक्रोम आदि, मैग्नीन, कांस्टेंट आदि, बस उसमें निक्रोम वगैरह फिक्रोम मत देखो, ठीक। हाँ, तो हम लोग पढ़े थे ओमी प्रतिरोध का नियम पालन, मतलब वी अनुक्रमणपाती, वी अनुक्रमणपाती किसके, आई के, मतलब धारा का विभव का मान बढ़ता है तो धारा का मान भी बढ़ेगा, विभव का मान कम करते हो तो धारा का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो अगर ओमी प्रतिरोध के लिए वी आई के बीच में ग्राफ देखें, वी आई ग्राफ देखें तो कैसा होगा, छोटा सा बता दूं, देखो यहाँ पर साइड में ये कैसा होगा, देखो ये हम लोग का एक्स अक्ष है और ये किधर है, वाई अक्ष है ना, तो एक्स ये शून्य है हम लोग का, एक्स अक्ष की दिशा में वेग चलेगा और वाई अक्ष की दिशा में धारा चलेगी। तो जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे, जैसे मतलब समझो, अगर इसको पार्ट में खंड में डिवाइड कर दें, समझते जाना, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये भी एक है, ये भी दो है, ये भी तीन है। मान लो एक बढ़ाते हो विभव को तो धारा भी एक हो जाती है, तो यहाँ आ गया, दो बढ़ाते हैं विभव को तो धारा भी दो हो जाती है, तीन बढ़ाते हैं विभव को धारा भी तीन हो जाती है, मतलब इसको हम लोग ऐसे पैरेलल कर सकते हैं, ठीक। ये तो एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी। तो ये वी आई ग्राफ है, किसके लिए, वी आई ग्राफ ओमीय प्रतिरोध के लिए, ओमीय प्रतिरोध के लिए, ठीक हो गया। चलिए इसको नोट करिए, छोटा सा है। हो गया। अब दूसरा देखो, इसी में अनोमीय प्रतिरोध होता है, तो मैं ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस इसी में करवा दे रहा हूँ। दूसरा होता है हम लोग का क्या, अनओमीय प्रतिरोध। तो अनओमीय प्रतिरोध कैसे कहते हैं, जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करता है, नहीं करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनओमीय चालक कहते हैं। तथा इस अनओमीय चालक के प्रतिरोध को, तथा अनओमीय चालक के प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं, अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करता उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ओमीय चालक कहते हैं, अनोमीय चालक। और इन अनोमीय चालकों के प्रतिरोध को हम लोग क्या कहते हैं, अनोमीय प्रतिरोध कहते हैं, है ना, ठीक। ये हो गया, इसका भी ग्राफ बता दूंगा ना अभी, थोड़ा देर में। क्या, अच्छा उदाहरण देखना है इसका, हाँ ठीक है ना, बताता रहा हूँ उदाहरण। उदाहरण लिख लो, अर्धचालक, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर आदि, उदाहरण में लिख लो। अर्धचालक, इसको आगे पढ़ोगे, और आगे मतलब लास्ट में, अर्धचालक, ट्रांजिस्टर, है ना, और क्या, थर्मिस्टर, एक टाइप का है ये भी, ठीक। अच्छा, वी आई ग्राफ किसके लिए, अनोमीय प्रतिरोध के लिए। तो ये हो गया, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, वोल्टेज इधर भागेगा, धारा इधर भागेगा। अब जाना था इसको कहाँ, सीधा ऐसे, तो सीधा न जाके क्या होता है, ये इधर मुड़ जाता है, मतलब हम लोग का डायरेक्शन जाना था इधर, डेस डेस में बता रहा हूँ, देखो इधर जाना था, लेकिन ये क्या होता है, मुड़ के इधर आ जाता है, ठीक। बस असलियत में ऐसा जाना था, लेकिन हम लोग का अनोमीय प्रतिरोध किधर जाता है, इस डायरेक्शन में जाता है, ठीक।
तो इसको नोट करिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल से आगे पढ़ेंगे, ठीक। वैद्युत चालक वगैरह, सॉरी, चालकत्व वगैरह के बारे में, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, ये सब हम लोग बारे में पढ़ेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। नोट करिए इसको, चलिए।